हेलो। नमः संस्कृताय। आज से हम रीड का जो संस्कृत का सिलेबस है 30 नंबर और 30 अंक, सॉरी 30 आपके क्वेश्चन और 30 आपके नंबर, इनको टारगेट लेकर के हम ये जो हैं वो आपका पूरा कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में भी यही होना चाहिए, 30 नंबर हमें लाने हैं, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ये पूरा कोर्स देखेंगे तो आपको ये 30 के 30 नंबर आपको मिलेंगे। तो करते हैं आज से ही श्री गणेश हमारे इस कोर्स का। श्री गणेशाय नमः। लो साहब, आज से आपके कोर्स का नया श्री गणेश हम कर देते हैं। देखो, सबसे पहले हम व्याकरण के जो 15 नंबर हैं उनसे संबंधित हम पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा। संज्ञा प्रकरण को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संज्ञा प्रकरण कहते किसे हैं, संज्ञा प्रकरण क्यों पढ़ा जाता है, या इसमें संज्ञा प्रकरण जो है इसको क्यों कहा जाता है। देखिए, संज्ञा प्रकरण, संज्ञा का मतलब आप सभी जानते हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब जैसे मान लीजिएगा कि रसोई के अंदर हम जाते हैं और रसोई के अंदर हम जाकर के हम क्या कर रहे हैं? नए-नए पकवान बनाना सीख रहे हैं। नई-नई चीज़ें बनाना हम सीखेंगे। तो नई-नई चीज़ें बनाना तो हम रसोई में तब सीखेंगे जब हम वहाँ कोई काम करेंगे। और काम करने से मतलब है कि यहाँ जो रखे जो मसाले के जो डिब्बे हैं, सबसे पहले पकवान बनाना सीखना तो बाद की बात। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि इस रसोई में जितने भी मसाले हैं, इसमें जो-जो सामान रखा गया है, इस सामान का नॉलेज हमें हो, तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से रसोई में पकवान बनाने के लिए सबसे पहले मसालों के नाम याद होने चाहिए, उनकी पहचान हमें करना जो है आना चाहिए। जैसे मान लो सफ़ेद है, सफ़ेद नमक भी होता है, ठीक है? और सफ़ेद हम बात करें तो सफ़ेद सोडा भी होता है। तो सफ़ेद आटा भी होता है। अब दिखने में सारे ही सफ़ेद हैं, लेकिन ये नमक कहाँ काम आएगा, सोडा कहाँ काम आएगा, आटा कहाँ काम आएगा, ये सारी चीज़ें हम पहले जानेंगे। तो जैसे रसोई में पकवान बनाना सीखने के लिए पहले मसालों के नाम याद करते हैं, इसी प्रकार से व्याकरण में जो संधि है, जो है, जो प्रत्यय है, जो उपसर्ग है, जो अवयव है, ठीक है? इन सब जो शब्द रूप है, धातु रूप है, जितने भी टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को समझने के लिए, इन टॉपिकों से नए-नए शब्द, नए-नए वाक्य, नए-नए श्लोक बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हमें इनमें जो प्रयुक्त होने वाली जो प्रक्रियाएँ हैं, उन प्रक्रियाओं के हमें नाम याद होने चाहिए। हमें उन मसालों के नाम याद होने चाहिए। उसी को संज्ञा प्रकरण कहा गया है। जैसे मान लो कहीं ये कहा जाए कि टी का लोप कर दो, कहीं ये कहा जाए कि पद से संबंधित ही ये नियम है, कहीं ये कहा जाए कि किन प्रत्ययों को लेके आओ, ठीक है? कहीं कहा जाए कि यहाँ होगा, कहा जाए यहाँ तो वृद्धि कार्य होगा, कहीं पे कहा जाए यहाँ तो विभाषा काम होगा। तो ये क्या है? ये व्याकरण के मसाले हैं। संज्ञा प्रकरण क्या है? संज्ञा प्रकरण हमें ये बताएगा कि किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, कित किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं, अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, अयोग वाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, उच्चारण स्थान क्या है,
यत्न क्या है, ठीक है। ऐसे संबंधित जो हम पढ़ेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, संज्ञा प्रकरण कहेंगे। समझ गए होंगे आप। जैसे मान लो हम किसी बाइक का मिस्त्री बनने जा रहे हैं, हम किसी मशीन को सुधारने वाले मिस्त्री बन रहे हैं, हम मैकेनिक बन रहे हैं, तो सबसे पहले हमें नट बोल्टों का तो नॉलेज होना चाहिए। नट बोल्ट कौन कौन सा नाम है, कौन कितने नंबर के आते हैं, कितनी इनकी साइज है, तो उन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम किसी मशीन का ठीक कर सकते हैं, हम कोई मैकेनिक बन सकते हैं। जैसे एक रसोई में जाने वाली पकवान तभी बना सकती है जब मसालों की पहचान और मसालों के नाम उसको आते हों। ऐसे ही संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अवयव इत्यादि जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं, उन टॉपिकों में सीधे सीधे नाम जो आते हैं, टी, पद, कित, गुण, वृद्धि, विभाषा, वर्ण, अंतस्थ, ऊष्म, ठीक है, स्वर, उच्चारण स्थान, यत्न, ये क्या है, इनसे संबंधित जो सामान्य बेसिक नॉलेज जो है, उसे ही हम क्या कहेंगे, संज्ञा प्रकरण कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा संज्ञा प्रकरण किसे कहते हैं। अब देखो, संज्ञा प्रकरण एक टॉपिक है जो किसका है, संस्कृत व्याकरण का। तो संज्ञा प्रकरण के बारे में आपने जाना, संज्ञा प्रकरण होता क्या है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज से, क्या बेसिक तौर से संस्कृत संस्कृत व्याकरण, दो शब्दों से मिलकर के लिखा हुआ है ये संस्कृत व्याकरण। सबसे पहले तो हम देखते हैं संस्कृत शब्द कैसे बना। तो आपको पता होगा, देखो पूछा भी गया है, इसलिए हर एक चीज को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। सम उपसर्ग, सम उपसर्ग के बाद में सुट का आगम, सुट के आगम के बाद में क्री धातु, क्री धातु के बाद में इक्ता, इन सबसे जुड़ करके। अब देखो सम उपसर्ग में स की जगह तो क्या हो गया, स तो स की जगह है, और ये जो मैं है इसका अनुस्वार हो गया। सुट कहने का मतलब यहाँ ट और उ का लोप होकर के केवल आधा स यहाँ आ गया। क्री कहने का मतलब क्री ऐसे की ऐसे आ गया। तिक्ता कहने का मतलब क का लोप होकर के केवल त आ गया। ठीक है, तो ये त यहाँ से आया है, क्री यहाँ से है, आधा स यहाँ से है, और सम आपका इस प्रकार से है। ये ऐसे होकर के संस्कृत शब्द बना है जिसका मतलब होता है परिमार्जित, परिमार्जित, या हम ये कह सकते हैं संस्कारित, संस्कारित। परिमार्जित और संस्कारित का मतलब क्या होता है, संस्कार से युक्त, संस्कारित, परिमार्जित यानी जो मंजा हुआ है। तो होता क्या है कि पहले जो है वो वैदिक भाषा चलती थी, और संस्कृत भाषा का अपर नाम क्या था, वैदिकी भाषा, वैदिकी। पहले इसको वेदों की भाषा कहा जाता था, देववाणी इसको कहा जाता था, संस्कृत इसका नाम नहीं था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग संस्कृत, इस वेदों की भाषा को छोड़ने लगे। तो जो ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों ने ये कहा कि आप जिस वेदों की भाषा को छोड़ रहे हो वो अपने आप में परिमार्जित भाषा है, एक मंजी हुई भाषा है, पवित्र भाषा है, संस्कारित भाषा है। ठीक है, तो वो जो भाषा है इसका आप वापस प्रयोग करो, क्योंकि ये संस्कृत है, ये मंजी हुई है, ये पवित्र भाषा है, आप इसी का वापस प्रयोग करना प्रारंभ करो। तो इस आधार पे फिर इसका क्या नाम निकला, संस्कृत नाम निकला, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग संस्कृत का हमें वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। वाल्मीकि भगवान ने जो रामायण लिखी है, और ध्यान रखना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है और वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, तो रामायण में सबसे पहले संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे पहले संस्कृत को वैदिकी भाषा कहा जाता था। तो संस्कृत का अर्थ क्या होता है, परिमार्जित, संस्कारित। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई व्याकरण। दूसरी बात कर लेते हैं हम व्याकरण की। व्याकरण कहते किसे हैं, तो व्याकरण अगर हम एक भाषा में एक शब्द में बात कहें तो व्याकरण कहते हैं शब्दानुशासन। ये अवग्रह का चिन्ह है,
शब्दानुशासन, शब्दों के अनुशासन को ही व्याकरण कहा जाता है। शब्दों का अनुशासन कैसे? जैसे मान लो आप जयपुर जाते हो, हम ये नहीं कह सकते आप जयपुर जाता है, ये नहीं कह सकते ना। या तुम जयपुर जाओ, इसको हम ये नहीं कह सकते तुम जयपुर जाता है, गलत हो जाएगा। तो ये जो नियम है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे मान लो हम ये कहें कि यहाँ पे अगर हम स का प्रयोग करते हैं, स तौते, तो सह के साथ में पठती आएगा, तऊ के साथ में स तऊ, तो पठती पठतः, तऊ पठतः ये आएगा, और स तऊ ते, तो ते पठंती आएगा। ठीक है, तो ये जो अनुशासन है, इसी अनुशासन को क्या कहा गया है? व्याकरण कहा गया है। अब देखो व्याकरण का ये जो शब्द है ये कैसे बना है? तो एक तो जो है वी उपसर्ग है, उपसर्ग है, और इसके बाद में क्री आपकी धातु है, और उसके बाद में ल्युट आपका प्रत्यय है। तो देखो वी और आंग, यहाँ जो है वी और आंग में यण संधि होकर के बना व्या। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यण संधि कैसे हुई है। आगे क्या है? क्री के आगे ल्युट में इनका लोप होकर के युवो रनाको सूत्र से यू की जगह पे अन हो जाता है, और कि इसके आधार पर यहाँ कार्य हो जाता है, जो कि प्रत्ययों के प्रसंग में मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? व्याकरण, और इस न से पहले ये र होने के कारण ये न भी किस में परिवर्तन हो जाएगा? ण में परिवर्तित हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा? व्याकरण। और ल्युट प्रत्यय से बनने वाला शब्द नपुंसकलिंग में होता है, और नपुंसकलिंग का नियम है कि अंत में म जुड़ता है, इसलिए ये मैं यहाँ आकर के जुड़ेगा, और क्या बनेगा? व्याकरणम। तो संस्कृत व्याकरणम शब्द जो है वो बन जाएगा, जिसका अर्थ क्या है? शब्दानुशासन। और वैसे व्याकरण जो है वो किसको कहा गया है? तो आप डायरेक्ट अगर परिभाषा आप देते हो तो आप कह सकते हो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। ये जो है ये यहाँ पे बताया गया। अब देखिए आप, ये परिभाषा क्या कह रही है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः, जो शब्दों का अनेन इति व्याकरणम, जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाए, उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। समझिए इस चीज को। जैसे मान लो अपन मोबाइल लेने जाते हैं, या हम मोबाइल की जगह मान लो हम कोई कार लेने जाते हैं। क्या लेने जा रहे हैं? कोई कार लेने जा रहे हैं। तो कार जैसे ही हम लेने जा रहे हैं तो होता क्या है कि जो कंपनी वाला है वो ये बताएगा कि ये इतना एवरेज देती है, इसकी इतनी अच्छी सर्विस है, इसमें इस कंपनी के पार्ट, इसकी ये वारंटी है, इनकी ये चीजों की गारंटी है, बताता है देने वाला। ऐसे ही मान लो कोई भी शब्द है और उस शब्द में ऐसे बता दे, इसमें ये तो उपसर्ग है, ये धातु है, ये प्रत्यय है, ये लिंग है, ये वचन है, ये पुरुष है, ये अवयव है। ठीक है, ऐसे उस शब्द की चीरफाड़ कर दे, उसी को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? शब्दों के अनुशासन को ही व्याकरण कहते हैं। शब्दों का अनुशासन कैसे?
जिसके द्वारा शब्दों का जो है एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण किया जाए, उसकी प्रकृति को बता दिया जाए कि मूल शब्द ये था। जैसे मान लो हम ये कहें कि मूल गेहूं थे, गेहूं को हमने पीसा, फिर उसमें हमने जो है पानी मिलाया, नमक मिलाया, अग्नि के ऊपर उसको हमने तपाया और फिर जाकर के ये रोटी बनी जिसमें हमने घी डाला, इसमें हमने मीठा डाला और इस प्रकार से हम इसको चूरमे में परिवर्तन कर दिया। अब हम इसको ये बनाएंगे, अब हम इसको ये बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें क्या हो गई, उसकी प्रकृति हम बता रहे हैं, उसकी मूल प्रकृति क्या थी और मूल प्रकृति से कैसे हमने उसको परिवर्तित किया है। जैसे मान लो व्याकरण तो कोई अलग सी चीज नहीं थी, लेकिन वी और आंग उपसर्ग थे, क्री धातु थी, लिट प्रत्यय था, लिट प्रत्यय का नियम था, इन सबको एक जगह करके संयुक्त करके हमने शब्द क्या बना दिया, व्याकरण शब्द बना दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है आपकी व्याकरण की प्रक्रिया है। तो इस क्लास में हमने देखा संज्ञा प्रकरण का मतलब क्या है। संज्ञा प्रकरण का मतलब है व्याकरण में होने वाले जो प्रोसेस हैं और उन प्रोसेसों की को क्या कहते हैं, उन प्रोसेसों की जो है करने का काम कैसा है, ये सब क्या है, संज्ञा प्रकरण है। शुरू किया था हमने संस्कृत व्याकरण से। तो संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है परिमार्जित या संस्कारित, जो कि सम उपसर्ग पूर्वक शुट का आगम क्रि धातु इक्ता प्रत्यय से बना है। व्याकरण शब्द वी प्लस आंग प्लस क्रि प्लस ल्युट प्रत्यय से बना है। ल्युट क्या है, प्रत्यय है, क्रि क्या है, धातु है, वी और आंग क्या है, उपसर्ग है ना। तो यहां से डायरेक्टली भी प्रश्न आए तो आप कर सकते हो। शब्दानुशासन किसका अपर नाम है, व्याकरण का। अब देखो यहां से संबंधित प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं। तो यहां से संबंधित प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपका आंसर होगा इक्ता। व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ल्युट। व्याकरण में कौन कौन से उपसर्ग हैं, वी और आंग। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, सम। दोनों में कॉमन चीज क्या है, क्रि धातु दोनों में कॉमन है। आगम किसका हुआ है, संस्कृत में तो सुट का हुआ है और व्याकरण में किसी का भी आगम नहीं हुआ है। संस्कृत को प्राचीन काल में वैदिक की भाषा के नाम से जाना जाता था। ये मान लो ये पूछ ले व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति और डॉट 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 दे दे, फिर आपको नीचे पूछ ले व्याकरण या और कुछ, तो आपका आंसर होना चाहिए व्याकरणम। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और बिल्कुल कॉमन हमने जानकारी ली है। तो ये क्या हो गया, संस्कृत व्याकरण। अब चलते हैं हम व्याकरण की और परिचर्चा करते हैं। तो देखो व्याकरण जो है, ये व्याकरण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, एक हम कह सकते हैं आपका वैदिक व्याकरण और एक हम कह सकते हैं आपका लौकिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण का मतलब है कि ऋग्वेद का अलग व्याकरण है, जैसे ऋग तंत्र, ठीक है। इसी प्रकार से यजुर्वेद का अलग व्याकरण है, सामवेद का अलग व्याकरण है और अथर्ववेद का अलग व्याकरण है। ठीक है, तो ये तो हमें पढ़ने नहीं है, ये तो कोई नेट जीआरएफ में पूछे तो पूछे नहीं, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो वैदिक व्याकरण तो आपका अलग चैप्टर है। अब लौकिक व्याकरण जो है, इस लौकिक व्याकरण में भी जो आपका पाणिनि का व्याकरण है, ये पाणिनि का और कात्यायन का और इसके अलावा पतंजलि, ये जो मुनि हैं, इन मुनियों की जो व्याकरण है, उस व्याकरण का भी ऐसे मान लो आप, जैसे मान लो ये कह सकते हैं कि ये 100 पेज हैं, इनकी व्याकरण के 100 पेज हैं। इस 100 पेजों में से आपको कितना पढ़ना है, केवल और केवल ये ऐसे मान लो हम ये कह सकते हैं कि ये 15-20 पेज आपको पढ़ने हैं, मान लो 21 पेज आपको पढ़ने हैं, बस इतना सा भाग आपको पढ़ना है। ये भी मैं आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूं, हम ये कह सकते हैं इसका भी आधा ही भाग हम कह सकते हैं, हम ये आधा ही भाग जो है इसका पढ़ेंगे, इतना सा हम पढ़ेंगे, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। तो छोटा सा अंश हमें व्याकरण का पढ़ना है, जिससे हमारे 15 प्रश्न ठीक होंगे। वैदिक
व्याकरण अलग है जो हमें नहीं पढ़ना। वैदिक व्याकरण वेदों के मंत्रों में लगता है। लौकिक व्याकरण में भी बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं, लेकिन उन बहुत सारे ग्रंथों में भी हमें केवल पाणिनि का अध्ययन और पतंजलि का जो व्याकरण है, जो वर्तमान में हमारे सिलेबस में चल रहा है, वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये जो है व्याकरण का इस तरीके से एक जो परिचय है, इसको भी आप देख लो। अब उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे व्याकरण की संबंधित सभी तथ्यों की, जिसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं आगे, वो हम अभी से मैं आपको बता देता हूँ, क्या-क्या पढ़ेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अब तक केवल, अगर देखा जाए तो अभी हमने क्लास शुरू ही नहीं की है। अभी तो हम केवल परिचर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शब्दों को समझ रहे हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने क्या भाग हैं, है ना? व्याकरण की परिभाषा क्या है, ये सब हमने देखा है। अब हम थोड़ा जो है बता देता हूँ आपको संज्ञा प्रकरण में हमें क्या-क्या पढ़ना है। संस्कृत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण का निर्माण। व्याकरण का निर्माण क्यों किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, हम ये काम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे त्रिमुनि। त्रिमुनियों से संबंधित चर्चा हम पढ़ेंगे। त्रिमुनियों को पढ़ने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्णों को पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों को पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे स्वर। स्वरों के भेद। स्वरों के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानों के बाद में हम पढ़ेंगे यत्न। यत्नों के बाद हम पढ़ेंगे इत संज्ञा प्रकरण। और इत संज्ञा प्रकरण के बाद में हम पढ़ेंगे विशेष संज्ञाएं। विशेष संज्ञा, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण के अंदर। एक एक करके हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। व्याकरण का निर्माण पढ़ेंगे, त्रिमुनियों का परिचय पढ़ेंगे, वर्ण परिचय, माहेश्वरी सूत्र, स्वरों के भेद, उच्चारण स्थान, यत्न और इस संज्ञा प्रकरण और विशेष संज्ञा। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो चीजें हम पढ़ेंगे, प्रत्येक टॉपिक से संबंधित मैं आपको बताता भी रहूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे जैसे टॉपिक चलेगा वैसे वैसे मैं आपको इनके प्रश्नों संबंधी चीजें भी आपको मैं बताता रहूंगा। तो ये था हमारा संज्ञा प्रकरण का एक सामान्य परिचय कि हमें ये चीजें आगे पढ़नी है और किस तरीके से जो है हम इनको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक सामान्य परिचय हो गया संज्ञा प्रकरण के बारे में। अभी हमने क्लासेस शुरू नहीं की हैं। क्लासें हमारी शुरू होंगी व्याकरण के निर्माण से। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं संपन्न कर लेते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु।